Yes, champs, welcome to EduSap the Commerce Tab. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम एनालिसिस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक पेपर रिव्यू है। ये एनुअल एग्जामिनेशन है। किस स्कूल का है ये स्कूल का नाम है श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल। एनुअल एग्जामिनेशन है इस साल का ये पहला पेपर है जो अभी हुआ है क्लास 11th का अकाउंटेंसी का। आज हम इसको कंप्लीट रिव्यू करेंगे, यानी कंप्लीट तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी पूरा डिस्कशन करेंगे और पूरे पेपर को भी हम इजी तरीके से आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपका अभी तक 11th क्लास का अकाउंटेंसी का पेपर नहीं हुआ तो इस पेपर से आपको आइडिया लग सकता है कि आपका पेपर का लेवल क्या हो सकता है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है पेपर में और क्या कहाँ कहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो पेपर के बारे में बता दूं मैं। ओवरऑल जो पेपर था, पेपर का जो लेवल था वो एवरेज लेवल था, मतलब आप सिंपल भी कह सकते हो, ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं था। लेंथी भी नहीं कह सकते, पेपर लेंथी भी नहीं था। आराम से 3 घंटे में ये पेपर हो जाएगा। जैसे जैसे हम एनालिसिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा है लेवल। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन का लेवल क्या है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ जो ओवरऑल चॉइस आती है पेपर के अंदर उसमें भी किस किस में कौन कौन से चॉइस हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन में जो प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कौन सा मेथड आया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड है, फाइनल अकाउंट में क्या चॉइस है, ये सारी के सारे डिस्कशन हम करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, पेपर रिव्यू को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन, यानी कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? इंटेंजिबल पे लगता है, फिक्स एसेट्स पे लगता है, फिक्टिशियस एसेट्स पे लगता है या फिर करंट एसेट्स पे लगता है? तो सिंपल क्वेश्चन है ये। डेप्रिसिएशन जो हमेशा लगता है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है कि ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है एक्चुअली में रेंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में अगर कोई भी चीज़ ऐड हो जाती है इसका मतलब ये ऐड हो गई और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट निकल के आता है पेबल। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स और सफिक्स में कोई चीज़ ऐड हो जाती है और उसका रिजल्ट या तो पेबल या रिसीवेबल निकल के आता है तो वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है उसका लास्ट स्टेप कौन सा होता है? पहला है रिकॉर्डिंग द डाटा, ये तो पहले स्टेप होता है। प्रिपरेशन ऑफ समरी, ये भी नहीं होता। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद हमें कम्युनिकेट करनी होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखाते हैं तो किस प्राइस पे दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू? नो, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल विच एवर इज लेस। एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम क्लोजिंग स्टॉक को किस में दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव बोथ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है? ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली कैश कॉलम, बोथ कैश एंड कॉलम। पहली बात तो कैश कॉलम का कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो बैंक कॉलम होता है अगर उसका डेबिट में बैलेंस निकल रहा है, यानी ये जो उसका डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बैंक कॉलम ऐसी कैश बुक की कॉलम होती है जिसके अंदर डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 किधर चला गया? क्वेश्चन 5, अच्छा क्वेश्चन 5 यहाँ से। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि अगर एसेट्स का लॉस हो रहा है, इसकी जो जर्नल एंट्री पास होगी वो पास होगी लॉस ऑन सेल टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि लॉस डेबिट होगा। लॉस आप ये देखो कि लॉस किस पे है, एसेट्स पे। तो अगर एसेट्स पे लॉस होगा तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लॉस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट होगा और टू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे एसेट्स अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस जो भी पर्सनल अकाउंट का होता है वो लाइबिलिटीज को शो करता है, वो लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करोगे तो उसका जो भी बैलेंस होता है वो लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप क्रेडिटर्स ले लो, ये आपका क्रेडिटर हो गए, और ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। आप कैपिटल अकाउंट ले लो, कैपिटल अकाउंट भी इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द सेम पीरियड एज वेल एज एसोसिएटेड रेवेन्यू, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द सेम पीरियड आर एज एसोसिएटेड रेवेन्यू डेबिटेड। यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है कि सेम पीरियड के कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेम पीरियड का रेवेन्यू कमाने के लिए जितनी भी सेम पीरियड की कॉस्ट इनकर करी जाती है सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसी को रिकॉग्नाइज करके हमें लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पे हम सारे के सारे रेवेन्यूज को लिखते हैं एक साल के, तो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी इस साल के एक्सपेंसेस हैं उनको हमें डेबिट करना होता है, तो इसलिए इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस साल का मतलब हो गया 2025-26, इस साल का ये रेवेन्यू है और इस साल के ही ये एक्सपेंसेस होने चाहिए 25 और 26 के, तभी जाके आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो करेक्ट निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, यस, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी जाती है। आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन ये है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कि आप कह सकते हो ये असर्शन भी ठीक है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। यस, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करी जाती है, और सिर्फ कैश रिकॉर्ड करने से या कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से जो प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशंस होती है वो करेक्ट नहीं आती। इसीलिए इसका ऑप्शन ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश बेसिस ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता। आगे चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल, ये सेल पे दे रखा है और सेल हमें दे रखी है 1,80,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताना है, ये सेल के ऊपर है और सेल ही गिवन है हमें, तो सिंपल सी बात है, इसका 25% ले लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया 1,80,000 मल्टीप्लाई 25%। अगर 1,80,000 का 25% करोगे तो 45,000 आंसर आएगा, जो ऑप्शन होगा करेक्ट। आगे चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कमल 48 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 20%, अमाउंट डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड विल बी। ओके, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैश हमें मिला है 48 जो कि आफ्टर डिस्काउंट है 20%, तो अगर 48,000 हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तो इसका मतलब हमने उसको 20% का डिस्काउंट दिया है। अगर सारे पैसे वो दे देता तो 100% वो पैसा हमें पे करता, हमने उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वो पैसे हमें कितने देगा, 80%। तो ये 80% फिगर है। अगर ये 80% फिगर है और हमें डिस्काउंट की फिगर निकालनी है तो हम किस पर जाएंगे, 20%। तो अगर ये 48,000 रुपये 80% फिगर है और 20% कितनी होगी, 12,000 रुपये होगी, तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका आएगा
12,000। आप सारे बच्चों ने क्या करा होगा, सिंपली इस 48,000 का 20% निकाल दिया होगा, जो इस बच्चे ने भी करा हुआ है 9600, जो कि गलत ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन ये है कि जो आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू 80% है, क्योंकि 100% अगर आपको पैसे रिकवर होने थे और 20% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो हुआ क्या, आपने 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो 80% बची है। तो ये 48,000 जो भी है वो 80% वैल्यू है। अगर 48-80% वैल्यू है तो फिर अगर हमें 20% निकालना है, तो अगर ये 80% वैल्यू है तो 20% डिस्काउंट की वैल्यू होगी, 20% जो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 12,000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका चॉइस भी है, इसकी चॉइस नहीं, क्वेश्चन 11 है, ये क्वेश्चन 11 है थोड़ा। एक मशीनरी की कॉस्ट है 7,000 रुपये, यूजफुल लाइफ है 5 साल और एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है 10,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू बतानी है। कॉस्ट मशीनरी की है 60,000, यूजफुल लाइफ कितनी दे रखी है 5,000, एनुअल डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है। आप बताओ एनुअल डेप्रिसिएशन का आप क्या फॉर्मूला पढ़ते हो? एनुअल डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप यूजफुल लाइफ, यही फॉर्मूला पढ़ते हो आप। अब आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, स्क्रैप की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है आपका 10,000 रुपये, कॉस्ट कितनी है 60,000, स्क्रैप आपको निकालनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है आपकी 5 साल, तो ये कितना आ जाएगा 50,000, और ये कितना आ जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 60,000 में से अगर मैं 5,000 माइनस कर दूं 50,000, तो स्क्रैप वैल्यू निकल के आ रही है 10,000। तो बिल्कुल सही निकाला इस बच्चे ने, 10,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट सेल टू रोहित 1,000 रुपये वेर रिकॉर्डेड 1,200 रुपये इन द सेल्स बुक, रेक्टिफाई एंट्री रोहित विल बी, कितने से करेंगे? अगर हमने रोहित को क्रेडिट सेल करिए 1,000 रुपये की, तो हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी रोहित टू सेल। ठीक है, 1,000 और 1,000 हमने क्या कर दिया, रिकॉर्डेड वेर रिकॉर्डेड एज 1,200 रुपये सेल्स बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया 1,200 रुपये। रोहित टू 1,200 1,200, तो फिर सिंपल सी बात है, रोहित का अकाउंट विल बी डेबिट हो जाएगा। तो इसके जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी वो बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, कितने से 200 से 200 से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्रेडिटेड, रोहित अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 2,000, तो ये क्रेडिटेड हो जाएगा 2,000 से, यहाँ पे सॉरी 2,000 कह रहा हूँ, 200 से क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब इसकी रेक्टिफाई आप एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे रोहित को डेबिट करना था हमें 1,000 से, हमने इसको डेबिट कर दिया 1,200 रुपये से, तो 200 से ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो हटाने एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे 200 रुपये से। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट निकल के आएगा। पैटी कैश बुक इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए होती है? ऑल द इनकम, नो ओनली इनकम फॉर पैटी नेचर, नो ऑल द एक्सपेंसेस, नो ओनली कैश फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, ओनली एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू पेड इन कैश, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं कैश में पे करे जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम पैटी कैश को बनाते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स यूज टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, या ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यूज टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिजर्व बनता है कैपिटल प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट अराइज होता है कैपिटल ट्रांजैक्शन से, कैपिटल ट्रांजैक्शन। और कैपिटल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इररेगुलर नेचर की होती हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन इररेगुलर नेचर्स की होती हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है हमें फिक्स एसेट्स पे, ये इररेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इससे जो रिजर्व क्रिएट होगा वो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है क्या? क्रेडिट बैलेंस हमेशा लाइबिलिटीज और इनकम को शो करता है, क्योंकि उन्हीं का क्रेडिट बैलेंस होता है। बाकी आप मैच भी कर लो, सबका डेबिट बैलेंस से निकल के आएगा। लॉस और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्रेडिट
लाइबिलिटीज और इनकम का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे चलते हैं, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करंट लाइबिलिटी, इसमें से कौन सी करंट लाइबिलिटीज नहीं है, सारी करंट लाइबिलिटीज में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो करंट एसेट्स होती है। क्या होती है? करंट एसेट्स। आप इसको करंट एसेट्स बोलते हो, बाकी सारी चीजें करंट लाइबिलिटीज है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस था 10,000, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का क्या है, पोस्टिंग इन द सेल्स बुक। तो क्या करना है हमें, सेल बुक में कितना जाएगा, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्काउंट पोस्टिंग विल बी द मेड, सेल अकाउंट में कितना जाएगा। तो सिर्फ सेल अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू हटा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 2,000 रुपये का, तो 8,000 रुपये चला जाएगा, जो कि होती है 8,000 रुपये जाएगा सेल में, क्योंकि जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं जो वैल्यू बनती है उसको ही हम सेल अकाउंट में कंसीडर करते हैं, और सेल का मतलब ट्रेड बैलेंस होता है, तो 8,000 रुपये क्रेडिट में चले जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अब बच्चों ने यहाँ पे क्या करा होगा, यहाँ पे इसीलिए कहते हैं अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपने ये करा होगा, आपने 10,000 रुपये लिए होंगे, आपने 20% माइनस कर दिया होगा, बचा होगा 8,000, 8,000 में से आपने माइनस कर दिया होगा 5%, 8,000 में से आपने माइनस कर दिया होगा 5%, जो कि होता है 400, वैल्यू आपकी आ रही होगी कितनी, 7,600, जो कि गलत है। गलत इस वजह से है कि आपने कैश डिस्काउंट को भी किसमें कंसिडर कर लिया, सेल में से माइनस कर दिया, जबकि सेल वो वैल्यू होती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वही सेल वैल्यू होती है। जो कैश डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव में जाता है, और ये सेल है तो वो डिस्काउंट अलाउड में कंसिडर होगा। अगर मैं इसकी आपको जनरल एंट्रीज भी करके दिखाऊं तो आप जनरल एंट्रीज आराम से समझ सकते हो ये हमसे को। कैश सेल कराए तो हमारे पास आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, तो कैश में आएगा हमारे पास 7,604 का क्या हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड, और 8,000 रुपीज़ की सेल हो गई। तो क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछिए, ना कि ये वैल्यू पूछिए। कैश का अमाउंट पूछते तो 7,600 रुपये आता, और यहाँ पे पूछिए सेल की वैल्यू तो कितना निकल के आ रहा है, 8,000। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, जो टोटल सेल बुक का बैलेंस कहा जाता है क्रेडिट साइड्स ऑफ सेल अकाउंट। सेल बुक का सिंपल सा है, सेल बुक का बैलेंस सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है। आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो वो कहाँ पे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब उस ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है, और जब कभी भी एडजस्टेड परचेज गिवन होती है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से, तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते। और वैसे भी आपने ये रट भी रखा होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रटते हैं कि अगर कोई भी ट्रायल के अंदर है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका एक इम्पैक्ट नहीं होता है, सबके दो इम्पैक्ट होते हैं, वो दिखा रिकॉर्ड हम एक जगह कर रहे होते हैं, इसलिए हमें एक इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है। तो अगर ट्रायल के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ओनली उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। आगे चलते हैं, मैंने कस्टमर रिटर्न कर रहा है सामान को, मैंने कस्टमर रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर एंड डैश सेंड टू द हिम टू बाय द सप्लायर। अगर कोई पर्सन सप्लायर को सामान रिटर्न करता है तो उस सप्लायर को उस कस्टमर को पैसे देने होते हैं, और जब कस्टमर सप्लायर पैसे पे नहीं करता तो उसके लिए एक नोट बनाता है जिसको क्रेडिट नोट कहा जाता है, क्योंकि सप्लायर के ऊपर वो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, तो इसलिए वो क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। तो ये गलत कर रखा है बच्चे ने, इसका ऑप्शन आएगा सी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो इरेगुलर नेचर का होता है, कोई भी अगर चीज़ रेगुलर नेचर की होती है, हर साल अगर वो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें नॉट बताना है, कौन सा नहीं है। तो आगे चलते हैं, स्पेंड 1,60,000 ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग। एनुअल वाइट वॉशिंग है तो रेगुलर खर्चा हो गया, तो इसका आंसर तो करेक्ट यही हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। सर बाकी बाकी नॉन रैकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे क्या हो गया, स्पेंड 1,000 रुपये ओवरऑलिंग सेकेंड हैंड मशीनरी का ओवरऑलिंग कर रहे हैं, ये रेगुलर है। 55,000 रुपये वाइट वॉश, न्यू बिल्डिंग पे कोई भी वाइट वॉश करवाते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ब्रोकरेज 25,000 रुपये की पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड। जब कभी भी आप लैंड खरीदोगे तो जो ब्रोकरेज है वो वन टाइम ही जाएगी, तो ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एक्सेस ऑफ डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड। जब डेबिट ज्यादा होता है क्रेडिट से, मतलब लॉसेज और एक्सपेंसेस ज्यादा है,
तो उस केस में नेट लॉस निकल के आता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यूज 20 कवर कर लिए। होप सो आपको पूरे समझ में आ गए होंगे और आप रीचेक भी कर लोगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मैं बता दूं, ये जो टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर है हमारा, गेन, बिल्स पेबल और करंट एसेट्स, ये चैप्टर 2 के अंदर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। और 3 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बताने, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर थ्योरी है। थ्योरी हमने इसमें कवर नहीं करी है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करा है। आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे क्या रहा है कि हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, सेल दे रखी है, परचेजेस दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है, कैरिज दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे होता है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे वैसे कर रखा है, अगर यहाँ पे हम साथ साथ में सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो आप आराम से देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, अगर मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो ये निकल के आएगा 5,95,000। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा COGS। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे सॉरी, ये आपका हो गया COGS। COGS हमारा निकल के आ चुका है। और COGS ऑलरेडी क्या होता है, मैंने कहा था फॉर्मूले आपको एक ही याद करना है, बार बार याद नहीं करने सारी चीजें। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। आइए यहाँ पे हमें ये दे रखा है 5,95,000 की वैल्यू निकल के आई है, तो 5,95,000 की यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओपनिंग स्टॉक हमें 60,000 का गिवन है। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो ये परचेज की वैल्यू है, ये रिटर्न की वैल्यू है, माइनस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर करना पड़ता है, और ये कैरिज इनवर्ड जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया मैंने, और क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। फिर इसको हम क्लोजिंग स्टॉक को इधर लेके आए, ये वैल्यू हमने सारे पुट कर दी, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ रही है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। 1,08,000 प्लस में 16,000 माइनस में 5,95,000, तो 1,89,000 करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इसका सही आंसर है। दूसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्या है, आइए देखते हैं फटाफट से। सुहानी ने बिजनेस स्टार्ट करा है 14 लाख रुपीस का, और 4 लाख मशीनरी में दे रही है। तो आपको भी पता है कि जो भी बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट्स एज ए इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, कोई कैश या कोई भी एसेट जो कैपिटल की फॉर्म होती है, तो उसने 14 लाख रुपीज कैश दिया और मशीनरी में 6 लाख की मशीन दी, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 20 लाख। तो 14 और 6 20 और ये 20 इक्वल आ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि परचेज करा है उन्होंने 2,50,000 फ्रॉम उदित, ओनली 70% पेमेंट इज मेड। तो 2,40,000 का परचेज करा और 70% पेमेंट करी है, यानी कि 1,75,000 पेमेंट करी है उसने। तो 1,75,000 की पेमेंट हो जाएगी, तो 14 में से इतने चला गया, 2 बचेगा। स्टॉक हमारे पास 2,50,000 का आ जाएगा, तो 2,50,000 में अगर हमने 170 की पेमेंट करी है, तो 75,000 क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको टोटल करेंगे तो ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, ये इतना आएगा, तो ओवरऑल ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है लास्ट, रेंट पेड। कोई भी खर्चा अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर अगर हम पे करते हैं तो कैश तो कम हो जाता है, साथ साथ कैपिटल को भी कम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेंसेस को लॉस ट्रीट करके चलते हैं, और लॉस जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो अगर हमने 60,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट करी हुई है, तो हम क्या करते हैं, 60,000 रुपये को कैश कैश अकाउंट से माइनस करते हैं, मतलब कैश से माइनस करते हैं। कैश को माइनस करने के बाद ये आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं आएगा, और कैपिटल से रिड्यूस कर लेते हैं। और कैपिटल जब डिक्रीज हो जाएगी तो इसमें 12,25,000 से 60,000 जाएगा 1150, 1165, 6 लाख में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ गया 2,50,000, ये 9,40,000, और ये आ जाएगा 75,000। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस करेगी आपकी। ठीक हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 23 हो गया है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस का ही। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन है कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, वैसा तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका है फाइनल अकाउंट का, ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है
अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो आपके पास है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, अभी आपको पता चल जाएगा, इधर ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं मशीनरी डेबिट में जाएगी, आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो क्रेडिट होता है क्योंकि ये लाइबिलिटीज होती है। रेंट रिसीव इनकम होती है क्रेडिट बैलेंस। तो मैं अगर आप मैं लिखूं ये, अगर मैं लिखूं आपके पास ये डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। ड्यू टू नारायणा, सॉरी ड्यू टू नैना, हमें पैसे देने हैं किसको, नैना को। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होती है यहाँ पे। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होता है डेबिट बैलेंस इसका। ड्यू फ्रॉम, हमें लेने हैं किससे, ये पैसे देने हैं हमें और ये पैसे हमें लेने हैं आरब से, तो ये हमारा इनकम हो जाएगी, ये लाइबिलिटीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस होता है, फर्नीचर डेबिट बैलेंस होता है, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस होता है और यहाँ पे कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कौन कौन से बैलेंस होते हैं। मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट और ड्यू टू नैना ये क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट आरएफ का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। फर्नीचर का डेबिट हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट का डेबिट हो जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर लोगे तो इसका डेबिट और क्रेडिट क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जिन बच्चों का अमाउंट 37,000 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अदर बुक का क्वेश्चन है। अदर बुक का क्वेश्चन है, ये परचेज बुक बनानी है हमें इसमें। परचेज बुक अगर हमें इसके अंदर बनानी है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो परचेज हमने रवि से खरीदा है और लखनऊ से खरीदा है और ये हमारा है इनवॉइस नंबर, यानी कि उधार में खरीदा है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। 8 टेबल है 40 के, तो कितना आ जाएगा, 8 टेबल्स नहीं है 40 का एक है, 103 नंबर वॉइस नंबर है, ये आ गया। डिस्काउंट 20% माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। कॉस्ट में भी ये आ जाएगा, टोटल में भी यही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परचेज हेमंत से कराए, इसमें भी इनवॉइस है 124 का, 20 चेयर ली है, 1000 की एक है। 20 चेयर 1000 की, कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ मिस्टेक है, बताओ क्या, मिस्टेक है। 20 चेयर लिए 1000 रुपए की और हमने कितना कंसिडर कर रखा है, 5000, जो कि गलत है। ये मिसमैच है। चलो मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिसमैच है यहाँ पे। यहाँ पे 1000 के हिसाब से 20 चेयर अगर 1000 के हिसाब से लेगा तो ये वैल्यू बनेगी उसकी 2 लाख रुपए। 2 लाख वैल्यू बनेगी, ये गलत है। यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2 लाख और 2 लाख का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 2 लाख का 15% डिस्काउंट है। 2 लाख का अगर 15% की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 का, डबल हो जाएंगी फिगर। क्या आ जाएगा आपका 30,000 रुपये, ये आ जाएगा आपका 1,70,000। 7,000 का तो फ्रेट है तो ये आ जाएगा 177। 177 यहाँ पे आ जाएगा 170, यहाँ पे 7,000 ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा टोटल 177। डन हो गई बात, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये हमने वैल्यू गलत दे रही थी यहाँ पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगी 15% माइनस कर देना और फ्रेट अलग से, फ्रेट का कॉलम ऐड करके ये फ्रेट का कॉलम बना देना है आपको। ठीक है, अच्छा सर ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, अगर आप ध्यान से देखोगे 25 अलमीरा जरूर ली हैं और यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ है। कैश मेमो का इशू करने का मतलब होता है ये कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन जो है वो अदर बुक्स के अंदर यानी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। परचेज बुक के अंदर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो एक तो गुड्स की होनी चाहिए और दूसरी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो अगेन ठीक है जल्दी हो जाएगा। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन आ गए थे, प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मैक्सिमम डिफरेंस ही आता है किसका, यहाँ पे प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, स्टेट द 3 फीचर सिंगल एंट्री के पूछे। अगर आपने सिंगल एंट्री का चैप्टर पढ़ रखा है तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का फीचर्स आप बता दोगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने बहुत सारे पढ़े होंगे पर इसके अंदर गोइंग कंसर्न और मेटालिटी प्रिंसिपल आया है, तो ये थ्योरी का पार्ट है जो हमने नहीं कवर करा है। सिंपल है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है,
आगे चलते हैं, हमने क्या पूछा है कि वो क्या कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट और फॉलोइंग एडजस्टमेंट के साथ करना है। ओके, हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, यस। उसके बाद हमें एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल दे रखी है 60 लाख, और फर्दर इन्फॉर्म दैट उसने 8800 का विड्रॉल करा है फॉर पर मंथ, तो 12 महीने का आ जाएगा। 12 महीने की जो ड्राइंग आ जाएगी वो आ जाएगी उसकी 1,05,600। ड्यूरिंग द ईयर उसने सोल्ड करा है पर्सनल इन्वेस्टमेंट को 5 लाख रुपए की, और ब्रॉड इन द बिजनेस के अंदर लगा दी है, और हमें प्रॉफिट निकालना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, बैड डेट्स है, ये मैं निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया होगा, यहाँ पे ये रहा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर क्लोजिंग वैल्यू जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमें 60 लाख रुपीज ले रही, और जो भी ड्राइंग है 1,05,600 वो ऐड कर लिया, तो ये आ गया आपके पास। कैपिटल में ड्राइंग ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। एडिशनल कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की, यानी 5 लाख रुपए की उसने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को क्या करा है, सोल्ड करके बिजनेस में पैसे लगाए। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, यानी कि एक सिंपल सा फैंसी नाम है कि कभी भी हम क्लोजिंग में से, जब क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग को ऐड करते हैं, उसके बाद एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं, तो जो टर्म निकल के आती है वो है एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए, दो चीज़ें आउटस्टैंडिंग, और ये दो, एक एक्सपेंस होता है और एक लॉस होता है, दोनों ही प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपये, 7,000, 11,000 माइनस हो जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आ जाएगा, बिफोर ये आ रहा है, आफ्टर ये आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही क्वेश्चन आंसर होगा इसका, बाकी कोई मिस्टेक हो गई हो तो कह नहीं सकते, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, सिंपल है, मैंने चेक कर लिया था इसको। आगे आते हैं जरा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 28 हमारे कंप्लीट होते हैं 28 तक। ठीक है, 29 जो है वो बीआरएस का क्वेश्चन है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सिंपल क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। एक ट्रांजैक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, वो ट्रांजैक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन पे। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन पे चलते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि बैंक रिकॉन्सिलेशंस का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है जो कि है 2,64,000। अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हम नेगेटिव में लिख लेते हैं, ये सिंपल बात है, हमने यहाँ पे लिख लिया 2,64,000। आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे ये है कि टोटल चेक जो कि थे 1,25,000 रुपए के डिपॉजिटेड चेक एग्रीगेटिंग 92,000 वेयर क्रेडिटेड दिसंबर 2024। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटेड जनवरी। यानी कि अगर आप बताओ 1,25,000 के हमने चेक डिपॉजिट करवाए, यानी कि हमने कैश बुक और पासबुक की बात कर रहे हैं। जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो कैश बुक क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ कितने पैसे आए हमारी पासबुक में, 92,000 आए। तो इसका मतलब कितने पैसे नहीं आए हमारे पास, 92,000 तो आ गए। तो 1,75,000 में से 92 माइनस कर दूंगा तो 33,000 ऐसा अमाउंट है जो हमारे पास बैंक में नहीं आया। तो बैंक कॉलम, ये जो पासबुक है ये कितने से कम चल रही होगी, जो अमाउंट नहीं आया बैंक में वो कितना पैसा था, वो था 33,000। तो अब 33,000 से पासबुक क्या चल रही है, डाउन चल रही है। तो रिकनसाइल करने के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 33 से। तो 33 से यहाँ पे ऐड करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 33 से क्या हुआ है, ऐड करा हुआ है। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि वो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया। तो जब बैंक क्रेडिट करेगा तो पासबुक को इंक्रीज कर देगा। पास यानी बैंक क्रेडिट करने का मतलब होता है कि पासबुक में, बैंक में हमारे पास इतने पैसे क्रेडिट होने का मतलब पासबुक में पैसे ऐड हो गए। हमें तो पता ही नहीं कि पैसे ऐड हो गए, तो हमने कैश बुक में ऐड करा ही नहीं। तो जब कंपेयर करा तो कैश बुक इनके कंपैरिजन में कम चल रही है। तो कैश हमारे पास बैलेंस किस चीज़ का है, बैलेंस है हमारे पास पासबुक का। तो पासबुक के बैलेंस को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे 15,000 रुपये से जो कि हमने करा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक हमने इशू करा था पर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। जब चेक हमने काट के दिया था, सॉरी, जब हमने चेक इशू करा था तो कैश बुक कम कर ली होगी, वो बैंक में गया ही नहीं, यानी कि हमारे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे रिड्यूस ही नहीं हुए क्योंकि वो चेक
प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक के अंदर। तो इसके कंपैरिजन में हमारी पासबुक तो कमी नहीं हुई, तो पासबुक क्या चल रही है, इंक्रीज चल रही है। तो पासबुक को ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, एरो ऊपर जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसका टोटल ये आ रहा है, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये बैलेंस। अब क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बैलेंस कौन सा होगा, नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है पॉजिटिव बैलेंस कम है, तो ये नेगेटिव बैलेंस बच रहा है। और यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस ट्रेड बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 30। क्वेश्चन जो 30 है हमारा वो है पास द जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास करनी है। सिंपल क्वेश्चन है ये जनरल एंट्रीज का। चलते हैं आगे। हमने गुड्स सोल्ड करे हैं 55 लैक्स के, विष्णु को सोल्ड करे हैं दिल्ली में, और CGST और SGST क्या है, अप्लाई करेंगे 9%। तो 55 लाख के 9% अप्लाई करोगे तो 4,95,000 आउटपुट IGST और आउटपुट CGST आ जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, एंट्री ये पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स डेबिट 55 लाख, CGST आउटपुट CGST और आउटपुट SGST क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल के साथ टैक्स के पैसे भी हम ले लेंगे, तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो बैंक में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 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 इधर आते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, आते हैं इसको, आइए। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लिस्ट प्राइस था 9 लाख रुपीस का। ठीक है, और उसके ऊपर 15% डिस्काउंट माइनस कर दिया, उसके बाद 5% है कैश डिस्काउंट एंड 40% चेक से पेमेंट हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 40% चेक से पेमेंट हुई है तो 40% पे ही सिर्फ कैश डिस्काउंट मिलेगा, बाकी पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। CGST SGST चाहे आपने कैश में खरीदा हो चाहे आपने उधार में खरीदा हो, दोनों पे ही हमें 99% का क्या लगाना है, CGST लगाना है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करी हुई है ध्यान से देखो जरा। ये कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, इधर आ जाओ। लिस्ट प्राइस है 9 लाख रुपीस का, लिस्ट प्राइस है 9 लाख रुपीस का, और ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 15%। तो 9 लाख का अगर मैं 15% निकालूंगा 1,35,000 माइनस कर दूंगा तो ये बैलेंस फिगर निकल के आ रही है 7,65,000। 40% अलग कर लो, 60% अलग कर लो। सर क्यों, क्योंकि 40% जो अब अलग करोगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद उस पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, 60% जो आप पेमेंट नहीं कर रहे उस पर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सर अगर मैं 40% की बात करूं तो 40% में पहले माइनस होगा कैश डिस्काउंट, कितना है 3,06,000 में से 5% हो जाएगा 15,300। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 2,90,700। इस पर 99% लगाऊंगा तो ये निकल के आ जाएगा। तो टोटल कैश में ये मेरे को अमाउंट पड़ेगा। उधार है ये अगर बात करूं तो ये क्रेडिट वाला है, क्रेडिट वाला कितना बैलेंस था 459। उधार में कोई कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा तो सीधा GST 9% लगा देंगे, तो ये 9% ये 9%। अब एंट्री में कैसे पुट करेंगे ध्यान से, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होती है वही सेल वैल्यू होती है, वही परचेज वैल्यू होती है। तो सेल के बाद यहाँ पे कितनी फिगर है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, वो है 7,65,000। तो यहाँ पे 7,65,000 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, टोटल CGST और टोटल SGST आप देख लो कितना है। टोटल CGST मेरे पास कैश वाले का इतना है और इसका इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है। तो दोनों मिला के अगर मैं मिलाऊं तो इसको अगर मैं मिलाऊं 26163 प्लस में 41310, तो 226,136 प्लस में 41310, सॉरी 26163 प्लस में 41310, तो ये आ जाएगा 67473। तो ये आ गया 67473, 67473 GST का आ गया। अब यहाँ पे अगर हमने परचेज करी है तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जितने की हमने कैश पेमेंट करी थी उसका 5%। तो ये रही हमारे पास क्या 15,300 रुपये का हमें डिस्काउंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। और उधार, और यानी कि हमने टोटल इतने कैश में पैसे बनते थे, इतने का कैश डिस्काउंट माइनस हो गया, GST ऐड करके हमने इतने पैसे पे करे हैं, तो ये बैंक अकाउंट से इतना क्रेडिट हो जाएगा। और मुकेश से टोटल कितने पैसे लेने हैं, टोटल पैसे लेने हैं 4,59,000 की क्रेडिट परचेज है, हमने देने हैं मुकेश को, और इतना इतना टैक्स है तो टोटल देने हैं हमें 5,41,620, 5,41,620। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये मैच हो रहा है, इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी थी। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल इसकी एंट्री पास होती है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और ये इंटरेस्ट हम कैपिटल को दे रहे हैं, मतलब ओनर को दे रहे हैं, तो कैपिटल में ऐड करते हैं। कैपिटल में ऐड करते हैं तो आपको भी पता है कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, ये एक्सपेंस ट्रीट करते हैं हम, बिजनेस का एक्सपेंस है ये, और ये ओनर को दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट कितने से बढ़ रही है, 25,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी पैसा अगर हमें एडवांस में रिसीव होता है तो लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, और पैसा रिसीव हो रहा है वो होती है एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो अगर मैं एंट्रीज की बनाऊं तो एंट्रीज की सिंपल है, ये होती है एसेट्स, कैश में अगर पैसा मिल रहा है एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और एडवांस कोई भी चीज होती है तो वो होती है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट। तो एडवांस इनकम जो होती है वो लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसकी जो करेक्ट एंट्री पास होनी थी इसको के अंदर वो होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। अब इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग है नरेशन, वो आप लिख लेते रहना क्योंकि वो नरेशन का कोई कॉन्सेप्ट तो होता है, वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, वो मैंने इसके अंदर नहीं लिखी है, आपको वो लिखनी थी, वही क्वेश्चन देख के आपको नरेशन लिखनी होती है, बीइंग लगाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसको इधर लाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये मैच हो सके। आइए, अब क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट है, जनरल एंट्रीज हमें पास करनी होती है इसके अंदर और रेक्टिफाई ही एंट्री पास करनी होती है। तो बता देते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे है कि हमने परचेज बुक को ओवरकास्ट कर रखा है। परचेज बुक का होता है डेबिट बैलेंस, अगर हमने उसको ओवरकास्ट कर रखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, सस्पेंस को करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री होगी, क्योंकि परचेज बुक ओवरकास्ट है यानी परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया। परचेज का होता है डेबिट बैलेंस, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो सर डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को करेंगे। अब सस्पेंस को क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो डिटेल कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे भी आपको नहीं पता चल सकता। ठीक है, ये एंट्री आपको ये पास करनी थी। आगे चलते हैं, आगे जो एंट्री है वो क्या लिखी हुई है, गुड्स रिटर्न टू रिया। गुड्स हमने रिटर्न करें यानी कि परचेज रिटर्न है और हमने सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर हमने गुड्स रिया को रिटर्न करे हैं तो यहाँ पे एंट्री देखो क्या पास होनी थी, परचेज रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री हमारी करेक्ट पास होनी थी, ये है करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी, रॉन्ग एंट्री पास हो गई कौन सी, रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो भी 2000 से पास होगी। अब रेक्टिफिकेशन का रूल क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन का रूल है कि हमें कैसे करना है, रिया को 6000 से डेबिट करना था, हमने रिया को 2000 से डेबिट करा हुआ है। तो रिया को 6000 से डेबिट करना था, 2000 से करा हुआ है, तो 4000 से कम डेबिट करा हुआ है, 4000 से डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था 6000 से, कहीं दिख रहा है आपको यहाँ परचेज रिटर्न, सर नहीं यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे 6000 से, और जो एक्स्ट्रा क्रेडिट करा हुआ है उसको एलिमिनेट कर देंगे। सर ये सेल्स मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट करा हुआ है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 2000 से। तो 2000 से उसको डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एंट्री बनेगी इसकी रिया अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज रिटर्न। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रिया अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज रिटर्न, ये इसकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। नरेशन आप लिखते रहना। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम नरेश 6000 रुपये, ठीक है, नरेश से खरीदा यानी उधार, और रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक एस 5000 और पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नरेश। यानी इसको एक तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया और नरेश को भी 2000 से डेबिट कर दिया। चलिए आइए देखते हैं क्या इसकी होगी एंट्री। सबसे पहले फर्नीचर टू नरेश, ये इसकी नॉर्मल एंट्री होगी थी। उसके बाद परचेज में रिकॉर्ड कर लिया 5000 और नरेश को भी डेबिट कर दिया 2000 से, यानी क्रेडिट कुछ करा ही नहीं। तो जो रॉन्ग एंट्री हम पास करते हैं उसको रेक्टिफाई करने से पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। तो ये 5000 था और यहाँ पे क्रेडिट कुछ करा ही नहीं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा 7000 रुपये से। तो अब आप देख लो, फर्नीचर को डेबिट करना था, फर्नीचर कहीं है ही नहीं यहाँ पे, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें डेबिट करी होती हैं तो उसे एलिमिनेट करने के लिए क्रेडिट करना होता है। एक्स्ट्रा परचेज है और एक्स्ट्रा है नरेश, तो परचेज और नरेश को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने नरेश को कितने से करा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ 2000 से करा हुआ है, ये वाले 2000 रुपये यहाँ पे आ गए। तो ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए।
नरेश को यहाँ पे क्रेडिट करना था 6,000 से, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, नरेश को 6,000 से क्रेडिट करना था। अब आपको क्रेडिट का कंपैरिजन क्रेडिट से करना है। क्या यहाँ पे नरेश को कोई क्रेडिट करा हुआ है? नरेश को सर यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं करा हुआ, तो पहले 6,000 से नरेश को क्रेडिट करेंगे। तो सर नरेश तो पहले से 2,000 से क्रेडिट है, तो इसमें 6,000 से और क्रेडिट कर देंगे, तो टोटल क्रेडिट जो आ जाएगा नरेश का वो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। सर फालतू में हमने सस्पेंस को 60,000 रुपये से क्या करा हुआ है? क्रेडिट करा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 7,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। तो अगर आप इसको मैच करोगे तो मैच हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 13, ये भी क्या आ गया? 13। दोबारा से बता देता हूँ, नॉर्मल एंट्री ये पास करनी थी, आपने परचेज को भी डेबिट कर दिया, नरेश को भी डेबिट कर दिया, और क्रेडिट कुछ करा ही नहीं। तो ये बैलेंस करने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोला है। डेबिट का कंपैरिजन डेबिट के साथ होता है, क्रेडिट का कंपैरिजन क्रेडिट के साथ होता है। अगर आपने वो डेबिट और क्रेडिट कर रखे हैं तो कुछ नहीं करना होता, नहीं कर रखे होते तो फिर वो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है उतने ही अमाउंट से। जो भी एक्स्ट्रा चीज आपने कर रखी होती है उसको आपको एलिमिनेट करना होता है। तो दोबारा से आप देख लो, फर्नीचर को डेबिट करना था, आप डेबिट को डेबिट से कंपेयर, कहीं फर्नीचर आपको दिख रहा है? नहीं, तो फर्नीचर को पहले डेबिट करेंगे। एक्स्ट्रा दो चीजें दिख रही है वो मैंने क्रेडिट कर दी। सर फिर नरेश को क्रेडिट करना था, तो नरेश दिख रहा है आपको कहीं यहाँ पे क्रेडिट में? सर नरेश तो नहीं है, तो पहले नरेश को 6,000 से क्रेडिट करो। फालतू चीज क्या दिख रही है इस वाले रॉन्ग में? सस्पेंस, जो कि क्रेडिट है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सस्पेंस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एंट्री है हमारे पास, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 8,000 रुपये पोस्टेड टू द मशीनरी अकाउंट ऑफ 800। राइट एंट्री क्या पास करनी थी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 8,000, और हमने एंट्री पास कर दी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पर डेप्रिसिएशन में गए हैं और मशीनरी में कितने गए? 800 रुपये मशीनरी में गए हैं। तो सस्पेंस अकाउंट्स करके 72,000 से बैलेंस करेंगे। अब आप कंपैरिजन कर लो डेबिट का, डेप्रिसिएशन को 8,000 से डेबिट करना था, डेप्रिसिएशन 8,000 से डेबिट है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी को क्रेडिट करना था 8,000 से, कहीं मशीनरी आपको 8,000 से दिख रही है? सर मशीनरी 800 से दिख रही है, तो कितने से कम है? तो 8,000 की चीज 800 से हमने क्रेडिट कर रखी है, तो 7,200 से कम क्रेडिट कर रखी है, तो 7,200 से मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। और ये फालतू में सस्पेंस अकाउंट आपको दिख रहा है 7,200 से क्रेडिट में, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, तो एंट्री करेक्ट बनेगी इसकी, सस्पेंस टू मशीनरी 7,200 7,200। आगे चलते हैं यहाँ पे, आगे है यहाँ पे लास्ट एंट्री है, क्रेडिट सेल टू मोहन 5,000 रुपये वर रिकॉर्डेड टू द परचेज बुक। ओके, हमने क्या करा हुआ है? क्रेडिट कराया मोहन को और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो क्रेडिट कराया अगर मोहन को, क्रेडिट सेल मोहन टू सेल हो गया, और हमने परचेज टू मोहन कर दी, तो उसके राइट करेक्ट एंट्री क्या होगी? मोहन को डेबिट करना था, क्या करा हुआ है? नहीं करा हुआ, तो डेबिट कर देंगे 5,000 से। और परचेज को फालतू में डेबिट करा हुआ है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सेल्स को क्रेडिट करना था, क्या करा हुआ है? नहीं, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ये रहा सेल्स। और मोहन को फालतू में यहाँ पे क्रेडिट करा हुआ है 5,000 रुपये, तो उसको डेबिट कर देंगे। ऑलरेडी मोहन 5,000 से ऊपर डेबिट में है, तो 5,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 10,000। ऐसा है, 5,000 पहले डेबिट हो रखा था, 5,000 अब डेबिट हुआ, तो कितना हो गया ये? 10,000। क्योंकि सेम अकाउंट दो बार नहीं खोलते, उसी में ही अमाउंट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पे निकल के आ रहा है मोहन अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन है 32। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ही आसान है। एक प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट है और एक है डब्ल्यूडीबी मेथड, सिंपल क्वेश्चन है डब्ल्यूडीबी। अब यहाँ पे मैंने कहाँ पे बता रखा है इस क्वेश्चन को? यहाँ पे बता रखा है, तो इधर आते हैं इसको लेके। आइए, यहाँ पे टाइमलाइन बनाने की जरूरत होती है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेहा लिमिटेड ने परचेज करा 1 जुलाई को एक प्लांट 90,000 रुपये का, और फिर 1 अक्टूबर 2021 को एक परचेज एडिशनल प्लांट 1,44,000। 1 फरवरी को प्लांट जो 1 जुलाई को खरीदा था वो बेच दिया 35,000 रुपये का। सेम डेट एक फ्रेश प्लांट को परचेज कराया 45 लाख का। डेप्रिसिएशन 10% डिमोलिशन बैलेंसिंग मेथड, और एवरी ईयर आपको अकाउंट बनाने हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। आइए, ये क्या हो गया? यहाँ से भी नहीं आ रहा कि, जस्ट ए मिनट।
क्या हो गया ये? ठीक है, आइए टाइमलाइन मैंने बना दी है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 जुलाई को मैंने एक मशीनरी खरीदी 90,000 रुपए की, WDV से यूज करना है। फिर इसी ईयर के अंदर मैंने M2 खरीद ली इतने की। फिर कुछ नहीं करा, फिर M1 को इस डेट पे बेच दी 35,000 रुपए की, और यहाँ तक हमें ये अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, वो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है। ठीक है, आइए एक यहाँ पे 1 जून है ये, मई जून, 1 जून, जुलाई है सॉरी, 1 जुलाई को मैंने मशीनरी खरीदी M1 90,000 रुपए की, और 1 दिसंबर को मैंने खरीदी। तो डैप लग जाएगा, डेप्रिसिएशन पहले वाले का लगेगा इतना, दूसरे वाले का लगेगा इतना, वो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। M1 पे 9 महीने का डैप लगेगा, और 9 महीने का डैप इतना निकल के आ रहा है। M2 पे जो डैप लगेगा वो दिसंबर से कितना लगेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का लगेगा, और ये आ रहा है 48,000। 48 इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इसके बैलेंस सीडी निकालूंगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो बैलेंस सीडी होता है इधर आके क्या हो जाएगा, बीडी। अगले साल क्या कर रहे हैं हम, यहाँ इसके बाद यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ के बाद वो यहाँ पे इतना, यहाँ पे 1 फरवरी को, यानी कि 1 फरवरी को यूज करने के बाद वो मशीनरी को बेच रहा है। तो 1 फरवरी तक का डैप कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा। 1 फरवरी का डैप कितना आएगा, यानी कि अगर मैं अप्रैल से काउंट करूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी यानी 10 मंथ, तो 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे, WDV कितनी थी M1 की, ये रही M1 की WDV, M1 की WDV ये रही, इस पे लगेगा 10%, 10 महीने का ये डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन आप लगा दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपके पास इतनी WDV थी, इतना डेप्रिसिएशन आपने और लगा दिया, तो आपके पास मशीनरी की जो M1 की वैल्यू है वो बच रही है 76,312। आपने इसको सेल कर दिया 35,000 रुपये का, तो आपके पास जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 41,312। ठीक हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक बात ठीक हो गई। तो जो लॉस आ रहा है उसकी एंट्री आप पास कर दोगे, आपने 35,000 रुपये की बेची, ये आपका लॉस आ रहा है। बात आ गई यहाँ पे समझ में? और सेम डे पे आपने M4 को भी परचेज करा है, M1 M2, M4 नहीं होगा, ये M3 होगा, M3 होगी ये, M3, तो ये M3 हो जाएगी। ठीक है, सेम डे पे आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास दो मशीन नहीं है, एक मशीन नहीं है 139 और एक ये है, इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, M2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो M2 पे लगेगा 10%। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये तो वैल्यू 10% सेम ही निकल के आ जाएगी, कितनी 1980 हटा देंगे, ये आ गया। और दूसरे वाले का कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो डेप्रिसिएशन लग रहा है इतना। तो आपके पास M1 की जो वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन इतना लगेगा, दूसरे पे इतना लगेगा, और दोनों की बैलेंस शीट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे, 1 साल तक का और बनाना है, तो ये बैलेंस शीट निकल के आ गई, इस पर 10-10% लगा देंगे, एक एक जीरो हटा के डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। 1,25,280 है, तो 1,12,528 आ जाएगा। 4,42,200, 4,42,500 है, तो एक जीरो हट के 44,250 आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन था हमारे, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी सिंपल है। और दूसरा क्वेश्चन भी था, वो भी सिंपल था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो भी क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। ठीक है, आइए। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 1 तारीख को, हमारे पास है 1/4/2000 को इतना बैलेंस दे रखा है, 1/4/2023 को दे रखा है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हमें दे रखा है इतना। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का डैप लग चुका है, कोई भी मशीन अगर हमने ली है तो 1/4/2023 तक का डैप लग चुका है। सारा का सारा डैप प्रोविजन अकाउंट में होता है, और कॉस्ट सारी की सारी किसमें होती है, एसेट्स अकाउंट के अंदर। 1 अगस्त, यानी कि अप्रैल के बाद में आता है अगस्त, तो अगस्त तक का डैप नहीं लगा, अप्रैल तक का डैप लग चुका है। अगस्त में क्या कर रहे हैं, एक मशीनरी विच वॉज परचेज 1 मई 2021, 1 मई 2021 को एक मशीनरी खरीदी थी 24 लाख रुपए की, सोल्ड कर रहे हैं 14,60,000 रुपए की। और ऑन द सेम डे एक न्यू मशीनरी खरीदे हैं 12 लाख, 1,20,000 की। और क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर क्लोज हो रहे हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है दिस, यानी कि स्टेट लाइन मेथड से हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और इसका भी हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है,
सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 तारीख ये रही, उसके बाद यहाँ पे तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है आपको पता होना चाहिए। एक बात ध्यान दो, देखो मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, मैंने वो कह रहा है कि 1/5/2021 को खरीदी थी तो ये इतने की खरीदी, फिर 31 तारीख तक इतना डैप लग गया, यानी कि ये इतना डैप लग गया, फिर ये इतना एनुअल डैप लगेगा, फिर ये इतना डैप लगेगा, फिर ये इतना डैप लगेगा, तो ये सेल वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। यानी कि आप ये देख सकते हो, पहले जो 1 तारीख से लेके, यानी कि अप्रैल मई, 1 मई से लेके आप डैप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1 मई से लेके और 31 मार्च 2022 तक का डैप है। ये वैल्यू 22 की आ गई। फिर यहाँ पे 1 साल जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है 24 लाख रुपए, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 2,40,000 आ जाएगा। फिर ये 23 आ गई। फिर अगस्त तक का डैप लगेगा, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में नहीं 4 महीने का लगेगा, 4 मंथ का। तो 24 लाख का 10% 4 महीने का कितना हो जाएगा, नहीं 1 मिनट रुकना जरा, 24 लाख का 10% 4 मंथ का हो जाएगा, अरे जस्ट 4 लाख का 10% मल्टीप्लाई रिमेनिंग मशीन क्या निकाल रखे हैं, 1 मिनट रुकना जरा, वैल्यू गलत आ रही है क्या। 14 लाख का 10% 4 लाख, वैल्यू 80,000 आ रहा है। अगस्त, 1 अगस्त को कर रहा है, 31 अगस्त को कर रहा है वो, 1 अगस्त, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का, 4 महीने का कर रहा है वो। 4 महीने के हिसाब से कितना डैप आएगा, 24 लाख का 10% मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12, 80,000 रुपये आ रहा है। शिट। 1 मिनट रुकना जरा, जस्ट मिनट। 2,40,000 का 10%, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने का। 24 लाख का 10% मल्टीप्लाई 2,20,000, ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसमें से माइनस कर देंगे 24 लाख में से 2,22,000, तो ये आ गया 21,60,000। फिर माइनस कर देंगे 2,40,000, 21,80,000 माइनस कर देंगे 2,40,000, 19 लाख आ गया ये। और अगस्त में अगर ये बेच रहे हैं, अगस्त में 8 मंथ होता है ना अगस्त में, तो ये हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 4 महीने का डैप लगेगा। तो 14 लाख 24 लाख की वैल्यू पे अगर 24 लाख पे 10% अगर निकालूं तो 4 लाख डिवाइड बाई 2, 80,000 रुपये आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 80,000 रुपये। तो 19,40,000 माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा 18,60,000, 18,60,000। और 4,60,000 ये बेच रहा है, तो 4 लाख रुपीज़ का लॉस आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़ का यहाँ पे आ जाएगा लॉस। तो यहाँ पे सेल जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेल वैल्यू तो ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया अभी तक, देखो ध्यान से सुनो, जो भी मशीनरी हम बेच रहे होते हैं उसका डेप्रिसिएशन सारा का सारा एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में होता है। वो डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हम एसेट्स अकाउंट के अंदर। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, एक तो ये हो गया 2,20,000, 2,20,000 डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद 2,40,000, उसके बाद 80,000, 5,40,000 हो गया। ये 540 आ जाएगा, मैं यहाँ पे कट करके लिख देता हूँ 5,40,000। लॉस भी गलत आ रहा है, लॉस कितना आ जाएगा, लॉस अभी हमने निकाला है 4 लाख रुपीज़।
तो ये 4 लाख रुपीज़ का लॉस आएगा, 4 लाख रुपीज़ का, ठीक है। ये आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ का लॉस। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 5,40,000, तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा 5,40,000। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था। जो भी मशीनें हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करके एसेट्स अकाउंट में ले जाना है और सेल की एंट्री पास कर देनी है। तो ये वाला डेप्रिसिएशन हम यहाँ से निकाल के कहाँ पे ले गए, मशीनरी अकाउंट के अंदर सेल की एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट 4,60,000, ये इतने का लॉस आ गया। और एक मशीनरी सेम डे पे खरीदी 1,20,000 की, तो 1,20,000 की सेम डे पे खरीद ली डेबिट में, तो ये सारा का सारा डेबिट वाले में ऐड करके यहाँ तक अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये वैल्यू बचेगी 22 लाख, 45 लाख प्लस में 1,20,000 माइनस कर देंगे कितना की खरीदी थी वो हमने, कितने की खरीदी थी 24 लाख की, तो 24 लाख माइनस कर देंगे तो 22 लाख 20,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई। अब जो रिमेनिंग मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। रिमेनिंग मशीन जो है देखो 45 लैक्स में जो कॉस्ट है वो माइनस हो गई 24 लैक्स की, तो ये मशीन नहीं बची है, इसका डेप्रिसिएशन 2,10,000 रुपये आ जाएगा पूरे साल का 10%। और जो न्यू मशीनरी खरीदी है उस पर कितने महीने का डैप है, अगस्त में खरीदी है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि हमने गलत काउंट करा है, 8 महीने का लगेगा यहाँ पे। तो 1,20,000 का 10% मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई दिस, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा 8,000, तो थोड़ी सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8,000, ये 8,000 लगेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2,18,000, 2,18,000 आ गया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ये 10 लाख हो गया, 10 लाख प्लस में 1 लाख, नहीं ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 80,000 था, याद आ गया, यहाँ पे निकाला है ना 80,000 रुपये, ये वाला जो इस साल लगेगा। तो 10 लाख, 10 लाख प्लस में 80,000 प्लस में 2,18,000, ठीक है, ये आ गया 10 लाख प्लस में 80,000 प्लस में 2,18,000 माइनस 5,40,000, तो ये आ जाएगा 758, 1,000 का डिफरेंस आएगा, ये आ जाएगा 1758, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मैच कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है, तो मिस्टेक तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल ये है कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे थे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जब हम एसेट्स और प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन का हमें दे रखा होता है, तो जो मशीनरी हम सेल कर रहे होते हैं उसका डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के मशीनरी अकाउंट में ले जाते हैं, सेल की एंट्री पास कर देते हैं, और जो रिमेनिंग एसेट्स होती है उनका डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं और फिर बैलेंस शीट दोनों के निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर होता है। अब आगे चलते हैं, कैश बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कैश बुक का। तो कैश बुक का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये कैश बुक का क्वेश्चन है और ये भी कैश बुक का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैश बुक का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है 86 और कैश इन हैंड दे रखा है 1,30,000। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस में कहाँ पे डालूंगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस में क्रेडिट साइड में डालूंगा और यहाँ पे डालूंगा मैं डेबिट साइड में। आइए क्या कहते हैं, आगे कह रहा है कि परचेज करा है हमने, एक परचेज क्या करा है, परचेज गुड्स 10,000 रुपये के एट ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 2% क्या है हमारे पास, 60% इमीडिएटली पे कर रहा है। तो 60% अगर इमीडिएटली पे कर रहा है तो सबसे पहले 10,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9,000। 9,000 में 60% अभी पे कर रहा है, तो यानी कि वो 5,000 रुपये, 5,400 पे कर रहा है, 5,400 भी पे कर रहा है, तो उसको हम कितना दे देंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट है 2%, तो 2% डिस्काउंट दे देंगे, तो 108 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो 108 रुपये का अगर डिस्काउंट देंगे तो हमें पैसे कितने पे करने हैं, हमें क्या करने हैं, गुड्स खरीदे तो पे कर रहे हैं हम, तो हम कितने पैसे पे करेंगे 5,290। तो बाय परचेज के नाम से 5,290 कैश से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपको भी पता है कि जितने भी इनफ्लोज होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जितने भी आउटफ्लोज होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इनफ्लोज डेबिट साइड में आते हैं, आउटफ्लोज क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट दिस,
हमने कैश में गुड्स सोल्ड करे हैं और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो सिंपल सी बात है। तो अगर हम 30,000 रुपये के गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं और 3,000 रुपये अगर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27,000 का इनफ्लो आ जाएगा, वो भी कैश में। 27,000 का इनफ्लो आ जाएगा, वो भी कैश कॉलम में। ये हो गया, ये हो गया हमारा, कौन कौन सा हो गया, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। आगे चलते हैं, ये भी कर लिया। चेक रिसीव हुआ है और राजीव से 20,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि चेक 20,000 का है, डिस्काउंट अलाउड माइनस करने के बाद, डिस्काउंट अलाउड माइनस करने के बाद हमें चेक 20,000 का रिसीव हुआ है, पर कुछ कह नहीं रखा। तो अभी हम एंट्री जनरल प्रॉपर में पास करते हैं, कैश इन अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राजीव। ठीक है। और ये चेक कब डिपॉजिट करवाया है आपने, ये चेक डिपॉजिट करवाया है 9 तारीख को। तो 9 तारीख को हम राजीव के नाम से क्या कर देंगे, बैंक कॉलम में 20,000 रुपये इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विड्रॉ चेक फॉर प्राइवेट यूज। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ये बैंक से पैसे कम हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि बिजनेस में पैसे नहीं आ रहे। तो इस 5,000 रुपये का हम क्या करेंगे, बैंक से आउटफ्लो दिखा देंगे। इस 5,000 रुपये का बैंक से आउटफ्लो दिखा देंगे ड्राइंग के नाम पे। ठीक हो गई बात, ये बात सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, आगे ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, विड्रॉ वाला भी हो गया। राजीव का चेक डिसऑनर हो गया। जब राजीव का चेक आपने डिपॉजिट करवाया था तो बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया था, यानी इंक्रीज कर दिया था। अब वो डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर इसको कम कर देंगे राजीव के नाम से, यानी क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट में रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि हम बैंक कॉलम को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी डिक्रीज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि मनी विड्रॉ फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जब पैसे हम विड्रॉ करते हैं बिजनेस के लिए बैंक से, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता है और कैश का जो बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो 11,000 रुपये बैंक से कम हो जाएंगे और 11,000 रुपये कैश में इंक्रीज हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल सी बात है, जब बैंक से हम पैसे को विड्रॉ करेंगे तो जो बैंक का बैलेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बैंक डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, और कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बैंक का कॉलम लिखोगे तो कैश के नाम से आएगा, और कैश के कॉलम में जब अमाउंट लिखोगे तो बैंक के नाम से आएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे उसके बाद ये क्या कॉन्सेप्ट है, चेक गुड्स सोल्ड फॉर पवन क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी नहीं। चेक रिसीव फॉर अनन्या, चेक रिसीव अनन्या से हुआ है, वो हमने किसी और को दे दिया। एक चेक हमें किसी और से मिला था, हमने किसी और को दे दिया, तो नहीं, ये हमारे पास इनफ्लो तो होगा नहीं क्योंकि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। इसकी जनरल प्रॉपर उन ट्रांजेक्शन्स की होगी जो कैश बुक में नहीं गई। एक डिस्काउंट अलाउड वाली है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में होगी। एक तो ये ट्रांजेक्शन होगी, इसकी जनरल प्रॉपर में होगी कैश ये रिसीव करने की, और एक ट्रांजेक्शन इसकी होगी रिकॉर्ड करने की, और एक इसकी जनरल प्रॉपर में ट्रांजेक्शन कवर होगी। तो अगर हम इसका बैलेंस निकालें तो इसका बैलेंस को अगर मैं हम टोटल करूँ तो बैलेंस शीट कैश बुक में इतना बच रहा है 167,710, और ओवरड्राफ्ट में बन रहा है इनका। तो ये सी डी इधर आगे क्या हो जाएगा, बी डी, और ये सी डी इधर आगे क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस बच रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है। ठीक हो गई बात। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं अपनी, और ये क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का। बहुत सिंपल फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है ये, 34 क्वेश्चन। जस्ट ए मिनट, ये मिसमैच हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है भैया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, ये रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 8,242। तो इसको मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। इधर देखो आप, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट होती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और दूसरा ये जाता है कहाँ पे, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, दूसरा जाता है यहाँ पे एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बना नहीं रहे हम, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 64 हम बैलेंस शीट में जाके लिख लेंगे। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं एडजस्टमेंट में। फर्दर बैड डेट 600 रुपये के हैं। एज ए बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें 5% का मेंटेन करना है। पहले से कोई प्रोविजन है, पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले डेटर्स कितने के हैं हमारे पास,
डेटर से 20,600 के, फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए, 600 रुपये के। तो ये हो गया आपके पास 20,000 रुपये के डेटर्स बचे हैं, इसका 5% प्रोविज़न बना लेंगी, 5% आ जाएगा 1,000 रुपये। तो टोटल अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं है तो फर्दर बैड सॉरी ओल्ड प्रोविज़न नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये भी P&L में जाएगा और ये भी P&L में जाएगा, तो 1,600 रुपये P&L में चले जाएंगे। 1,600 दिख रहा होगा आपको, ये करें, ठीक है। क्योंकि फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की जो ट्रीटमेंट है उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ओल्ड प्रोविज़न नहीं है तो बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न दोनों ही P&L के अंदर जाते हैं, क्योंकि हम किसी और से उसको सेटल नहीं कर सकते। तो फर्दर बैड डेट्स ट्रायल के बाहर हैं, वो भी P&L में जाएंगे और डेटर से माइनस होंगे, और न्यू प्रोविज़न बनाना है, न्यू प्रोविज़न से प्रॉफिट कम हो जाता है और डेटर्स भी कम हो जाते हैं एज ए प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो ये ट्रेडिंग में ऐड होता है। ट्रेडिंग हम बना नहीं रहे हैं, बट इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर इसका इम्पैक्ट आएगा तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये रहा। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं। रेंट जो है वो 11 महीने का है। ये जो आप इसमें रेंट देख रहे हो, रेंट रेंट रेंट, ये रहा, ये 11 महीने का है। और अगर हमें 11 महीने का रेंट दे रखा है तो फिर 2,000 रुपये आ जाएगा। 2,000 रुपये क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेंट में 2,000 रुपये ऐड कर देंगे, 24,000 रेंट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखा देंगे 2,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइनल एग्रीमेंट। लोन ले रखा है 1 अक्टूबर को। अगर हमने 1 अक्टूबर को लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, लोन लोन का है, ये रहा, 25,000 का लोन है। 25,000 का अगर लोन है और 8% है तो कितना आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। तो 25,000 का 8% 6 महीने का होता है 1,000 रुपये। तो 6 महीने का हो गया आपका 1,000, यानी 1,000। यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है कहीं, इंटरेस्ट 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 नहीं दे रखा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 1,000 रुपये। सारी एडजस्टमेंट्स आपकी यहाँ पे कवर होती हैं। अब यहाँ पे चीज़ बची है, फटाफट से यहाँ से कैरी करो और बैलेंस शीट में लेके जाओ। ड्राइंग ये जो होगी ये बैलेंस शीट में जाएगी, ये कैपिटल से माइनस होती है। ट्रेडिंग अकाउंट ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिटर्न रिकॉर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग का आइटम है। ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये एसेट्स में जाएगा, एसेट्स में जाएगा, P&L में जाएगा, सैलरी P&L में जाएगी, इंश्योरेंस P&L में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ये डेटर एसेट्स में जाते हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में जाती हैं, और कैश इन हैंड एसेट्स में जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैच कर दी है मैंने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, जो भी लिख दी हैं। इससे प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 37,200। आपका भी अगर 37,200 आ रहा है तो प्रॉफिट ठीक है। इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा, और फाइनल जो बैलेंस शीट निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है 1,49,500। सारी चीज़ें मैंने मैच कर ली हैं, आराम से बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अगर जिन बच्चों ने इसका और पार्ट देखा है तो और पार्ट भी बिल्कुल सेम है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, और बना रखा है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें क्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, और कहाँ जाता है, ये बैलेंस शीट के अंदर। तो ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने 70,300 का लिख लिया। आगे क्या कह रहा है कि राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है क्या, प्रोविजन 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 नहीं है, ओल्ड प्रोविजन भी इसके अंदर नहीं है। चलिए, फर्दर बैड डेट्स कितने दे रखे हैं, यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स हमें दे रखे हैं, फर्दर बैड डेट 2,000 रुपये के दे रखे हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही जो अभी पीछे पड़ा है। फर्दर बैड डेट्स कितने माइनस कर देंगे, 54,200 में से 2,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इस पर हम प्रोविजन बनाएगा, इतना आ जाएगा, तो ये बैलेंस इतना बचेगा। तो टोटल ये कितना हो गया, 2,000 रुपये प्लस में 26,10, तो टोटल आ जाएगा 46,10। 46,10 में बात करूँ तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बैड डेट्स इतने का है और ये इतने का है। यानी कि जब ओल्ड प्रोविजन नहीं होता तो फर्दर बैड डेट्स और बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन सारे के सारे किस में चले जाते हैं, P&L में चले जाते हैं। आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट जो था 1/5 ही क्या करना है, राइट ऑफ करना है। 1/5 का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे ये नई एडजस्टमेंट है। एडवर्टीजमेंट ये आ गया 6,000। 6,000 का मतलब होता है इसको आपको पूरा पूरा P&L में नहीं ले जाना, सिर्फ 1/5 P&L में ले जाना है। तो इसका 1/5 कितना होता है, 6,000 का 1/5 होता है डिवाइड बाई 6, सिर्फ 1,200 रुपये होता है। तो कितना बच गया यहाँ पे 6,000 में, तो ये बच गया 48। इसका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट अगर P&L के बाद कोई चीज़ होती है वो तो एसेट साइड में जाएगी। तो
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एडवर्टीजमेंट ये रहा 48, और एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एडवर्टीजमेंट ये रहा 1200 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50% रिसीवेबल फुल ईयर का। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी है, इन्वेस्टमेंट ये रही, इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये की है, और 30,000 का 12%, सॉरी 30,000 का जो हमारा होगा, 30,000 का 15% जो होगा, 30,000 का 15%, तो ये आ गया 4,500। तो 4,500 आ जाएगा। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट माना जाता है, और पीएनएल की क्रेडिट साइड में आएगा और एसेट साइड में आएगा, क्योंकि आपको भी पता होगी इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है। एक तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है, और कहाँ पे आएगा ये, और कहाँ पे आएगा ये, एसेट साइड के अंदर आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ये आपकी हो चुकी हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे जाएंगे। गुडविल एसेट्स होती है, बैलेंस शीट की साइड में जाएगा। देखो ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगा। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग बना नहीं रहे, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में जाएगा, ये हम ट्रेडिंग बना नहीं रहे तो ये आएगा नहीं। डेटर एसेट साइड में, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में। सेल रिटर्न ट्रेडिंग बना नहीं रहे तो आएगा नहीं, ये भी नहीं बना रहे तो ये भी नहीं आएगा। इन्वेस्ट एडवर्टीजमेंट की एडजस्टमेंट हमने कर दी थी, कैश एसेट साइड में जाएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ट्रेडिंग में जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस क्या होगा ये, पीएनएल में जाएगा। सैलरीज पीएनएल में जाएगा, और प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में जाएगा। सेंट्री इनकम पीएनएल की क्रेडिट साइड में। रेंट देख लो कौन सा है, डेबिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट साइड में। बिल्स पेपर लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने कर दिया है। आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था, नेट प्रॉफिट 1,27,400 आया है, और अगर आप इसमें ऐड करोगे ये बन जाएगा, दो ही लाइबिलिटी साइड में है, और ये बैड डेट्स में से माइनस कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ गया, एक्रूड आ गया, तो 4,49,200 आ रहा है, 4,49,200 आ रहा है। तो पेपर का लेवल सिंपल था, इसके अंदर सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं, आप आराम से देख सकते हो, और आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है अगर आपको ये पेपर आप देख लोगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।